हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, वन शॉट सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। तीसरी बार स्वागत करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑडिटिंग कंप्लीट करवा दिया था, ऑडिटिंग को वन शॉट में कवर अप करवा दिया था और अभी मैं कवर अप करवाने जा रहा हूँ लॉ जैसे सब्जेक्ट को। फर्स्ट में माइक्रो, सेकंड में ऑडिट और थर्ड में लॉ कवर करवा रहा हूँ। मेरे पास क्या तुम्हारे पास भी काफ़ी कम टाइम रह गया एग्जाम्स को लेकर। अगर पहले से अगर ये प्लानिंग प्रॉपर हुई होती तो अभी हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट कर चुके होते। लेकिन कोई नहीं, अभी जो भी तुम्हें सब्जेक्ट्स तुमने बताया, मैंने तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स की जो बातें करी थी तुमसे टेलीग्राम पे, मैं उसके रिवीजन सीरीज तुम्हें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सो देखो, मैं बात जब कर रहा हूँ बिजनेस लॉ की तो इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2022 में इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर इसमें सोगा की मैं बात करूंगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1 क्वेश्चन बना था और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इससे 2 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इन 3 एक्ट को हम लोग कवर करेंगे और बिजनेस लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, तो ज़्यादा लोड लेते हुए मत चलना। हाँ, एक चीज़ बता दूं, इसमें जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस पर कुछ ज़्यादा टाइम मत दो। ठीक है, अगर तुमने पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो उतना भी इसको डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं और डिटेल स्टडी करने बैठोगे तो लंबा टाइम खींचेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस लॉ के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है ये वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट है, जो कि भारत में जितने भी कह सकते हो एग्रीमेंट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन सारे चीज़ों को गवर्न कौन करता है? ये पर्टिकुलर एक्ट गवर्न करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्ट कब आया था, तो 1 सितंबर 1872 में आया था। इतना सिंपल क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि पिछले साल पूछा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था, तो हो सकता है पूछ ले या नहीं भी पूछे, तो जानना लेकिन ज़रूरी है। तो ये 1 सितंबर 1872 को ये अपने इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, तो ये लॉ ऐसा लॉ है जो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं इसको ये गवर्न करता है। क्या ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस, ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। इसके अंदर हमें देखो क्या क्या पढ़ने होते हैं। एक्ट को बेसिकली अगर बाइफरकेट किया जाए तो एक्ट्स को जब बाइफरकेट करते हैं तो इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, फिर सेक्शंस आते हैं, फिर सब सेक्शंस आते हैं, क्लॉजेस आते हैं। सुना होगा ना, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ें उसकी यहाँ पे बात हो रही है। फिर सब क्लॉजेस आते हैं और शेड्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी इसमें बातें होती हैं। कुछ डेफिनेशंस जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप करने के चांसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले जानना तो जरूरी है हमें ये कि व्हाट इज प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है? प्रपोजल इन द सेंस किसी के सामने हम लेकर जाते हैं प्रपोजल। अब प्रपोजल तुम अलग सेंस में भी ले सकते हो और अपने इसके सेंस में भी ले सकते हो। क्या आप मेरी बाइक परचेज करोगे या क्या आप मेरे घर को परचेज करोगे? दैट इज प्रपोजल। ठीक है, किसी की विलिंगनेस को जानना प्रपोजल का ही पार्ट हो जाता है। तो प्रपोजल को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain the assent of that another person is considered as a proposal। तुम एक इच्छा लेकर जा रहे हो सामने वाले व्यक्ति के पास। क्यों जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें उसकी इच्छा जाननी, क्या वो इस चीज पे अपनी असेंट देगा या नहीं देगा। ठीक है, तुम मेरे से पूछने आए क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। अब मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या वो जवाब हाँ देगा, ना देगा, कैसा रहेगा, उसका आंसर क्या रहेगा। तो ये क्या है? प्रपोजल तुम मेरे पास लेकर आ रहे हो, तुम मेरी असेंट जानने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं हाँ बोलूंगा या फिर ना बोलूंगा। तो इस चीज को हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो इसको डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। याद रखना, सेक्शन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि कंपनी लॉ में क्लॉज पूछा था पिछले साल, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट। अगर मैं तुम्हें अपनी असेंट देता हूं, हाँ चलो यार मैं तुम्हारे साथ खेलने चलता हूं क्रिकेट, तो यहां पे मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यहां पे तुमने प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल को जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं चलने के लिए रेडी हूं तुम्हारे साथ, तो वो जो प्रपोजल है वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, वो प्रपोजल क्या हो जाता है? प्रॉमिस हो जाता है। एग्रीमेंट सेक्शन 2 ई में डिफाइन किया गया है हर एक प्रॉमिस या फिर हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कि कंसिडरेशन लगता हो, उसको हम लोग नाम देते हैं एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कंसिडरेशन की अगर हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कंसिडरेशन क्या हो सकता है, आगे हम लोग समझेंगे कंसिडरेशन को डिटेल में, लेकिन फिलहाल जानते हैं। तुम मेरे से फ़ोन लेने आए हो, तो फ़ोन के बदले कुछ तो दोगे यार। अगर 10,000 फ़ोन है तो 8,000 तो दे के जाओगे, 6,000 दे के जाओगे, 5,000 दे के जाओगे,
कुछ तो समथिंग तो होना चाहिए रिटर्न में ना। तो जब वो समथिंग तुम्हारे प्रपोजल के साथ मीट कर जाए, प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन, प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन, तो ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। क्या इनके सेक्शंस वगैरह याद रखने? नहीं, स्टार्टिंग के 2A B जो है और E है ये याद रख लेना। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का रख लेना यार, 2H होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो एन एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कानून के द्वारा उसको मान्य नहीं माना गया है, वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, अगर जो एग्रीमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या दो चीज़ें आती हैं, प्रपोजल और कंसीडरेशन। जब ये एग्रीमेंट कानून के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, इन्फोर्स कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक वैसा एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा तो इन्फोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ठीक है, तुम्हारे पास भी ऑप्शंस है, मेरे पास भी ऑप्शंस है। लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज टू देयर बट नॉट एट द ऑप्शंस ऑफ अदर। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली कि लॉ के द्वारा तो इन्फोर्स किया गया है, लेकिन किसी और व्यक्ति के द्वारा, जैसे कह सकते हो कि वॉइडेबल क्या हो सकता है, मैं आगे इसका एक बहुत एग्जांपल दूंगा, इससे क्वेश्चन भी पूछा था इस साल, मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाऊंगा उसे। अब क्वेश्चन आता है क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है। क्योंकि तुम्हें मैंने क्या बताया, एग्रीमेंट जो होता है उसमें कंसीडरेशन होना इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? द आंसर इज नो, दोनों का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा ही ना अपने एक टाइम पे। तो एन अरेंजमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गिवन टू लीगल ऑब्लिगेशंस। एग्रीमेंट जो है वो सोशल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है और लीगल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। सोशल ऑब्लिगेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है वैसी एग्रीमेंट जो कि सोशल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पे मैंने तुमसे एग्रीमेंट करा कि मैं तुम्हारे समाज से तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, समाज सेवा, तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तो दैट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, ये सोशल ऑब्लिगेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कवर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए लीगल एब्लिगेशन की, वैसी एग्रीमेंट जो कि एक कह सकते हो लीगल राइज दे ऑब्लिगेशन को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दोनों यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं कोर्स को लेकर कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें करवाऊंगा, प्रॉपर रिटन बिल के साथ हर एक चीज़ होती है, और वो एक टाइम पे मैं नहीं करवाता हूँ, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होता है, वो वॉइड हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाता है ये चीज़। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख सकते हो। चलो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लेना। एग्रीमेंट जहाँ तक तुम्हें मालूम ही होगा कि एग्रीमेंट जो है वो वाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नैरो होता है। सेक्शंस दोनों के याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब जो जरूरी तत्व होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ही चाहिए, जैसे कि जो सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। अब दो बाइफर्केशन यहाँ पे भी हैं, कुछ चीज़ें सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन की गई हैं, कुछ चीज़ें सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन नहीं की गई हैं, लेकिन उसको माना जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला आता है यहाँ पे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना जरूरी है तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दूसरा क्या आता है, फ्री कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी फ्री कंसेंट, जो हमारा कंसेंट है, हमारा इच्छा है। तुम मेरे माथे पे गोली लगा के मेरा कंसेंट नहीं ले सकते हो, अगर ले रहे हो तो दैट इज कोर्जन, कोर्जन के अंदर आता है, वो फ्री कंसेंट नहीं होने वाला है। कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो होता है हमारा उस एग्रीमेंट का वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो AK-47 में डील करने के लिए कर रहे हैं, ड्रग्स में डील करने के लिए कर रहे हैं, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो वॉइड भी नहीं होना चाहिए। कुछ बातें सेक्शन 10 में नहीं कही गई हैं, लेकिन वो एसेंशियल माना जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे दो पार्टीज का होना। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करने बैठ जा रहा हूँ। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम दोनों के बीच एक लीगल रिश्ता बनेगा, नॉट अ सोशल रिलेशनशिप। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें फॉलो करनी होंगी, और सर्टेनिटी का यहाँ पे मतलब क्या होना जो कि सर्टन हो। चांद से तारे तोड़ के लाऊंगा, आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, दैट इज़ वेग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसको आप परफॉर्म कर सको। अब जा रहे हो तारे तोड़ने, तो कैसे उसको परफॉर्म करोगे, सीढ़ी लगा के तो तोड़ने जाओगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़।
ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए और वो बातें सेक्शन 10 में मेंशन नहीं की गई है। अब देखो एसेंशियल्स क्या है, वही दो पार्टीज होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए जहाँ पे एक व्यक्ति रखेगा दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका उद्देश्य जो है वो लीगल होना चाहिए और कंपीटेंट होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन बना था MCQ तुम्हारे 2022 में। क्वेश्चन क्या था, सिंपली पूछा गया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपीटेंट नहीं है। तो उसमें क्या था, माइनर था, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ था, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर था ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे ही पर्सन कंपीटेंट नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शंस क्या था कि वो क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे स्क्रीनशॉट जो होगा वो क्वेश्चन का सेशन के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पहला था माइनर था, दूसरा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ था, डिसक्वालिफाइड सिंपली लिख रहा हूँ, और तीसरा क्या था, अनसाउंड माइंड था, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। सोचो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा, लेकिन एक्सपेक्ट ये मत करना क्वेश्चंस लेवल बढ़ेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख दूँ क्या, चलो नहीं लिखूंगा। कंपीटेंट को सेक्शन कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है सेक्शन 11 में बोली गई है कि जो पार्टीज होंगे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मैं और तुम, सबसे पहले तो वो मेजर होने चाहिए। मेजर इन द सेंस कि वो माइनर नहीं होने चाहिए, मतलब उनका जो 18 साल का उम्र है वो उन लोगों ने अचीव कर लिया होगा। अब यहाँ से कुछ अगर बच्चे जो देख रहे होंगे, वैसे मान कर चलता हूँ तुम्हारी एज तो 18 से ज़्यादा ही होगी, अब 18 से जिनके कम होंगे वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मान्य नहीं माना जाएगा। साउंड माइंड के व्यक्ति होने चाहिए, इसको सेक्शन 12 में बताया गया है। साउंड माइंड की आपकी जो दिमागी हालत है वो सही होनी चाहिए। साउंड माइंड को और भी डिटेल में समझा जा सकता है, जब डिटेल में पढ़ोगे तब तुम्हें ये चीज़ इसमें समझ आएगी। और वो व्यक्ति किसी भी कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना होना चाहिए। उसके बाद आता है कि फ्री कंसेंट, हमारा जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, कोर्जन के द्वारा नहीं होना चाहिए। कोई कोर्जन का मतलब धमकी धमका के ये करके नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को अपने बहकावे में, ठीक है, कह सकते हो कि एक डोमिनेंट पोजीशन उसमें होता है और एक जो है उससे लो पोजीशन पे होता है। तो डोमिनेंट पोजीशन वाला व्यक्ति जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर उससे इन्फ्लुएंस होके कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर फ्रॉड अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, मिस्टेक हो जाता है और मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये इस वक्त अगर ये 4 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं, तो उस सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। आपकी जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करनी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो परफॉर्मेंस है वही पॉसिबल ही नहीं है। और साथ ही साथ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है फुलफिल करना होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो ऑफ़र की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं देखो बहुत ही आराम से सुकून से पढ़ा रहा हूँ, तो फटाफट चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ऑफ़र को डिफाइन किया सेक्शन 2A में। ऑफ़र क्या हो सकता है, क्रिकेट खेलने चलोगे, दैट इज़ ऑफ़र। प्रपोजल, हाँ सेम, बिल्कुल चीज़, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं समझाऊंगा। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर जो होते हैं टोटल 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जनरल ऑफर, सारे लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो मैंने ऑफर दिया, दैट इज जनरल ऑफर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दिया या तुम्हारे दोस्तों के लिए ऑफर मैंने दिया कि जो है ये कोर्स जो है ये 500 रुपये में, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर या ग्रुप ऑफर भी इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, अपने वर्ड्स के थ्रू, ओरल के थ्रू या फिर रिटर्न में मैंने बोल दिया, तो दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर की अगर बात की जाए तो ये मैंने जेस्चर से या फिर कह सकते हो इशारे में मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया, ऐसे वैसे कर दिया, तो दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। ऑटो वाले को रोकते हो अपने हाथ से, रुक जाता है ना, ठीक है। काउंटर ऑफर होता है, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने मुझे उसके अगेंस्ट एक ऑफर दे दिया, दैट इज काउंटर ऑफर। सॉरी, ये होता है क्रॉस ऑफर कि जब दो ऑफर्स हैं सेम टर्म्स एंड सेम कंडीशन पे क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, तो ये हो जाता है हमारा क्रॉस ऑफर। मैंने पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ही काउंटर्स द कंडीशन। जो मैंने बोला वो काउंटर में आ जाता है कि मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया, तुमने उसके बदले एक कंडीशन मेरे पे रख दिया, दैट इज काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है कि जब दो ऑफर सेम टर्म्स एंड कंडीशन को मीट कर जाए, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, जब वो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आज से 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए रखा गया है, तो दैट इज स्पेसिफाइड ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर भी बोल सकते हैं इसको हम,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कुछ एसेंशियल्स हैं। यहाँ पे एसेंशियल को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने नहीं बैठूंगा, नहीं तो इसी सब चीज़ों में सारा टाइम हमारा निकल जाएगा। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड भी हो सकता है, स्पेसिफिक जनरल हो सकता है, लीगल रिलेशन बनाएगा। ऑफर जो है क्लियर होना चाहिए, बेसिक सी सारी चीज़ें हैं। ऑफर जो है ये ऑफरी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इसका केस लॉ था एक, लालमन शुक्ला और वर्सेस गौरीदत्त, ये पूछ लिया जाता है जनरली। ऑफर जो है ये निगेटिव कंडीशन के साथ नहीं आ सकता है, और ऑफर जो है वो एक इनविटेशन से अलग होता है। शादी का कार्ड दैट इज नॉट ऑफर, ठीक। चलो अब यहाँ पे देख लो एक्सेप्टेंस, जो चीज़ें हमने अभी देखा कि हाँ क्रिकेट खेलने में मैं चल रहा हूँ, दैट इज एक्सेप्शंस। सेक्शन 2B में इसकी बात की गई है। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके सारे जो टर्म्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब मैंने तुम्हें बोल दिया क्रिकेट खेलने चलूंगा, तो मैं ये बात तुम तक पहुंचाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन में ये बात रख ली। एक्सेप्टेंस को एक प्रिस्क्राइब करना होता है एक रीजनेबल मोड में। अब वो मोड तुम मुझे जस्टिफाई करोगे, क्या तुम्हें मैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताऊंगा, कॉल करके बताऊंगा, या लेटर भेज के बताऊंगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्स, मतलब एक प्रॉपर टाइम होगा कि इसी टाइम में आपको बताना। अब मुझे तुमने कॉल करके पूछा कि यार खेलने चलोगे, अब तुम मुझे बता रहे हो कल, लैप्स, ठीक है। और एक्सेप्टेंस जो है कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, और एक्सेप्टेंस जो है जिस व्यक्ति को दिया गया है वही बता देगा अपना। और रिजेक्ट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, जो ऑफर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया, जब वो दोबारा से एक्टिव किया जाएगा तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसे तुम लोग एक बार खुद से देख लो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए तुम्हें यहाँ पे विजिबल करवा दे रहा हूँ, इसको एक बार तुम लोग खुद से देख लेना, ठीक है। कैसे रिवोकेशन होता है पढ़ लेना, स्किप नहीं करना है इसको। वैसे बता दूं, रिवोकेशन की अगर मैं बात करूं तो रिवोकेशन नोटिस, ऑफर मैंने दिया, मैं उसे रिवोक करना चाह रहा हूं, कैसे कर सकता हूं, तुम्हें मैंने नोटिस दे दिया। दूसरी चीज, टाइम ही खत्म हो गई अब, तो ऑफर क्या एक्सेप्ट कर पाओगे, द आंसर इज नो। तीसरा, तुम फेल्योर हो गए, तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, किसी की डेथ और इंसेनिटी, उस केस में भी ऑफर जो है रिवोक किया जा सकता है। मैंने तुम्हें बोला था व्हाट्सएप करके बताना, अब तुम मुझे जा रहे हो घर जाके तुम मुझे बताना जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है। और ऑफरी अगर कोई काउंटर ऑफर कर देता है, उस वक्त कोई कंडीशन लगा देता है, तो उस सिचुएशन में भी ऑफर को रिवोक कर दिया जाता है, ठीक है। कंसीडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में इसकी बात की गई है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड टू डू, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटीनेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। सिंपल, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ आप रिटर्न में दे रहे हो। इट मे बी एक्ट ऑन एन एब्सटीनेंस और प्रॉमिस। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात की गई है, कोई भी कंडीशन अगर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना कंसीडरेशन की जाती है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, वॉइड मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। कंसीडरेशन जो है वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड भी बोलते हैं, और फ्यूचर भी हो सकता है, बेसिकली जिसको कि एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन बोला जाता है। पास्ट कंसीडरेशन क्या होता है, इन केस ऑफ द पास्ट कंसीडरेशन जो प्रोमिसर जो होता है had received the consideration before the date of promise, promise जिस डेट पे की गई थी उससे पहले मिल जाना, that is past. Present consideration is one in which one of the parties to the contract has been performed in the part of promise which constitute the consideration from the promise by other side is known as present consideration। समझ पा रहे होगे। और जब consideration जो future date में मूव कर दिया that is फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड जो कि एग्जीक्यूट हो गया, प्रेजेंट में तुमने कर दिया, फ्यूचर में जो करोगे दैट इज एग्जीक्यूटरी। समझ गए इस चीज को। चलो कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए, जैसे कि कंसीडरेशन जो है ये मूव करेगा एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर के डिजायर पे, प्रोमिसर के इच्छा पे, ठीक है, ना कि किसी और थर्ड पार्टी के इच्छा पे। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि उदय भाई ने यहाँ पे एग्री करा कि वो अपने हॉर्स को बेचेंगे मजनू भाई को 50,000 में। हेयर कंसीडरेशन फॉर उदय भाई फॉर सेलिंग हॉर्स टू मजनू भाई इज ₹50,000 फ्रॉम मजनू भाई, and consideration for मजनू भाई पेइंग ₹50,000 टू उदय भाई, एंड उदय भाई सेलिंग हिज हॉर्स। मतलब सिंपल है, उदय भाई यहाँ पे हॉर्स बेच रहे हैं, मजनू भाई उसको 50,000 दे रहे हैं। हियर जो कंसिडरेशन है वो किसके, प्रोमिसर के डिजायर पे आ रहा है। उदय भाई जो है यहाँ पे प्रोमिसर है मजनू भाई के लिए, और सिमिलरली मजनू भाई जो है वो प्रोमिसर है उदय भाई के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पे घोड़ा दे रहा है और एक व्यक्ति घोड़े के बदले
पैसे दे रहा है 50,000, तो दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के लिए प्रॉमिसर का रोल प्ले करते हैं और दोनों के इच्छा पे कंसिडरेशन जो है वो मूव कर रहा है। एक व्यक्ति 50,000 दे रहा है और एक व्यक्ति उसके बदले घोड़े दे रहा है। ठीक है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे इस लॉ के अनुसार क्या कहते हैं कि इसमें जो है, मैं अगर बोलता हूँ कि ये जो अमाउंट है ये कोई और पे करेगा, कंसिडरेशन जो कोई और पे करेगा, तो वो भी पॉसिबल है। इसका केस लॉ था चिन्नैया वर्सेस रमैया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। द आंसर इज नो। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू और इट मे बी एक्ट एब्सटीनेंस और रिटर्न और इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको एक बार पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट नहीं हो सकता है इंग्लिश लॉ के अनुसार, हमारे भारत के लॉ के अनुसार हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल मतलब फ्रॉड करके तुमने दे दिया, चोरी डकैती करके तुमने दे दिया, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 25 में इसकी बात की गई है कि अगर आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यार ये बाल खड़े हो जाते हैं। द जनरल रूल इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओराइटर एक्टो, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन है। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। नेचुरल लव और अफेक्शन के बदले कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। आपने बोला कि मैं समाज सेवा करूंगा, इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। टाइम बार्ड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हाईलाइट कर लो। प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बार्ड डेट, यहां से क्वेश्चन बनता है क्या इसमें कंसिडरेशन की जरूरत है? द आंसर इज नो। नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स वगैरह हो गया, एजेंसी वाला सिचुएशन आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर गारंटी वाले सिचुएशन में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है और रेमिशन वाले सिचुएशन में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शंस याद रखना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाए। अब आ जाते हैं हम लोग फ्री कंसेंट पे। फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? फ्री कंसेंट का मतलब है कि वैसे एग्रीमेंट जब जो कोर्जन के थ्रू, ये रहा कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, जब कंसेंट जो है इन तीनों चीजों से, सॉरी इन पांचों चीजों से फ्री हो, तो उस सिचुएशन में बोल सकते हैं हमारा कंसेंट जो है वो फ्री है। मतलब किसी के दबाव में, किसी के इन्फ्लुएंस में, कोई फ्रॉड करके या किसी चीजों को मिसरिप्रेजेंट करके या किसी चीज को मिस्टेक करके ना हो, तब उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि कंसेंट जो है फ्री है। कंसेंट कब फ्री होगा? सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जब ये पांचों चीजें एब्सेंट हो तो उस सिचुएशन में कंसेंट फ्री कहलाता है। कोर्जन की बात करते हैं। कोर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को धमकाना। ठीक है, गोली सटा दिया, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक अनलॉफुल डिटेनिंग है। मैं किसी भी व्यक्ति को किडनैप कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि तुम मुझे 50 लाख दो तब मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा, दैट इज कोर्जन। कोर्जन के अंदर आ जाता है ये चीज। अब कोर्जन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? कोर्जन मे कम फ्रॉम अ पर्सन और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और इवन थर्ड पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी है। ये होता है ना कि सुपारी दे दिया। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैसे ये चीज़ें नहीं आएंगी एग्जाम में। प्रोसिक्यूशन जो होता है, ठीक है, अ थ्रेट टू प्रोसिक्यूट और अ मेन और फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कोर्सन, ये कोर्सन में नहीं आएगा। हाई प्राइस और हाई इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं आता है। और थ्रेट टू कमिट सुसाइड, कंसेंट टू एन एग्रीमेंट मे एट टाइम्स ही ऑब्टेन बाय थ्रेटनिंग, कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो थ्रेट टू कमिट ऑल्सो अमाउंट्स टू कोर्जन, ये भी कोर्जन में आ जाता है। ठीक है, क्या नहीं आता है? तो प्रोसिक्यूशन नहीं आता है, हाई प्राइस हाई इंटरेस्ट नहीं आता है। What will be the effect of the if the consent is caused by coercion? अगर कोर्जन से कोई भी कंसेंट कॉज्ड है तो उस सिचुएशन में एग्रीमेंट को वॉइडेबल माना जाएगा, ना कि वॉइड माना जाएगा, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, मैंने याद है स्टार्टिंग में समझाया था कि वॉइडेबल का सिचुएशन क्या होता है। लॉ की तरह तो इन्फोर्सेबल है, लेकिन एक व्यक्ति के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल नहीं है। एग्रीमेंट पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू, एग्रीव्ड पार्टी जो है जिसके साथ ये जाती हुई है, वो उसके पास ऑप्शन रहता है कि उस एग्रीमेंट को वो कैंसिल कर सके। अगर एग्री पार्टी डिसाइड कर लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में रिसाइन करेगा तो ही मस्ट रीस्टोर ऑल द बेनिफिट्स जो कि उस दूसरों को उस व्यक्ति से मिले हो। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये समझाने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में अगर तुम आ जाते हो, ठीक है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो होता है वो अपने एक पोजीशन पे होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट, इस सिचुएशन में बहकाया जा सकता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड और कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर देयर द रिलेशनशिप ऑफ सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, जहाँ पे एक पार्टी जो है ऐसे पोजीशन में है जो कि वो डोमिनेट कर सकता है किसी और अदर पार्टी को। व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन, कब एक व्यक्ति को डोमिनेंट पोजीशन में माना जा सकता है, जब वो अपेरेंटली एक अथॉरिटी को होल्ड करता हो, ठीक है, जैसे मास्टर सर्वेंट, मास्टर हेड होगा, डोमिनेंट पोजीशन पे होगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये जो है किस व्यक्ति पे लाई करता है, पर्सन जो कि पोजीशन में है टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, उस पर ये लाई करता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब हो सकता है, देख सकते हो यहाँ पे चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पेरेंट चाइल्ड हो गए, ठीक है, गार्डियन वार्ड हो गए, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, फियांसे और फियांसी। तो इस सिचुएशन में भी जो है चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ कंसेंट इफ कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, याद रहेगा। एग्री पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो कैंसिल कर सकता है, और बाकी वही बातें। चलो अब आ जाते हैं फ्रॉड के बारे में, चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। फ्रॉड कई लोगों के साथ कई बार होता है। तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस बाय हिज एजेंट विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, चोरी करना, उसके साथ धोखाधड़ी करना, दैट इज फ्रॉड। सेक्शन 17 में इसकी बात की गई है। तो सेक्शंस की अगर बात की जाए तो अभी तक हमने देखा सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फिर उसके बाद कोर्जन सेक्शन 15 में बात की गई थी। कोर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंट 18 और मिस्टेक जो है 22 में चला गया। 15 से 18 यहाँ पे चल रहा है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक को सेक्शन 20, 21, 22 तीनों में डाला गया। क्लियर है ये चीज। चलो फ्रॉड की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। द सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, जो चीज सही नहीं है, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। द एक्ट ऑफ एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब किसी फैक्ट को आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसको हाइड कर रहे हो। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी अदर ऐसी एक्टिविटी आपने की जिसमें आपका इच्छा है कि आपको धोखाधड़ी करना है, ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाता है। फिर उसके आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी अगर किसी व्यक्ति के साथ होती है तो वो उस सिचुएशन में उस एग्रीमेंट को वर्डेबल माना जाता है। अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड आइदर इनोसेंटली और इंटेंशनली, जानबूझ के या फिर इनोसेंटली, गलती से, तो इसको हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली और अनइंटेंशनली, आपका यहाँ पे कोई मकसद नहीं था। और आगे क्या बोला गया है, इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड, उसको हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है, जब इनोसेंटली आप कर रहे हो। अगर आप विलफुली कर रहे हो तो वो फ्रॉड हो जाता है। दो चीजें यहाँ पे मैंने बोली, अगर आपका इंटेंशन है तो दैट इज फ्रॉड, इंटेंशन नहीं है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ, चलो यहाँ पे ये चीज पूछा जा सकता है, मिस्टेक की अगर बात की जाए तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। लॉ में इंडियन लॉ आ जाता है, फॉरेन लॉ आ सकता है। इंडियन लॉ में वैलिड माना जाएगा और हमारा जो फॉरेन लॉ है इसमें वॉइड माना जाता है। मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट की अगर बात की जाए तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो दो प्रकार के हो सकते हैं, बायलैटरल जो होगा उसको वॉइड मानेंगे और जो यूनिलैटरल होगा उसको वैलिड मानते हुए चलेंगे, इसको याद रख लेना। मिस्टेक ऑफ लॉ अंडर द सेक्शन 21, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। अब आ जाते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो इतने अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। तो मेजर हेड्स की अगर बात की जाए तो पहला आता है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लो या अटेम्प्ट करके। दूसरा, टाइम खत्म हो गया, एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट में आ जाते हैं नोवेशन, अल्टरेशन, रेसेशन, रेमिशन, वेवियर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल आ जाता है, एंटिसिपेटरी आ जाता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये सारे तरीके होते हैं, इसको एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए गए हैं, मैं दिखा दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रीच एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है इसमें।
चलो ब्रीच की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ब्रीच का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? व्हेन अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज ब्रोकन बाय एनी ऑफ द पार्टीज, प्रॉमिस जो वादा आपने किया उस वादे को उसने तोड़ दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच की अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे नाम बता रहा है, एंटिसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। सो अगर प्रोमिसर जो है डिनाई कर देता है अपने प्रॉमिस को और अनविलिंगनेस को शो कर देता है परफॉर्मेंस के पहले, तो वो एंटिसिपेटरी के अंदर आ जाता है। बिफोर द टाइम परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। एक्चुअल ब्रीच की अगर बात की जाए, वाइल एन एंटिसिपेटरी ब्रीच इज बिफोर द टाइम, और एक्चुअल ब्रीच जो है ये शेड्यूल्ड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के वक्त हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल ब्रीच के अंदर आ जाता है। कुछ इसके रेमेडीज दे रखे हैं और यहाँ पे काइंड्स ऑफ डैमेज दे रखा है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस इतनी सी ही बातें थी करनी हमें। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके अंदर दो कंसेप्ट्स और हैं, बेलमेंट, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, फिर प्लेज और एजेंसी, इसको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर द सम पर्पस। बेलमेंट का मतलब क्या है? गुड्स की डिलीवरी करना एक व्यक्ति के द्वारा किसी पर्पस के लिए। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे सेल, व्हेन द पर्पस ऑफ इज एक्म्प्लिश्ड, उस गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा, जैसा भी डायरेक्शन उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, दैट इज बेलमेंट। इसमें तीन पार्टीज होते हैं, बेलर, बेली और सब बेली। इसके कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स की अगर बात की जाए तो बेलर कौन है? व्यक्ति जो कि गुड्स को डिलीवर करता है, ठीक है, उसको बेलर हम लोग बोलते हैं। जिसको डिलीवर किया जाता है उसको हम लोग बेली बोलते हैं। और सब बेली किसी किसी सिचुएशन में क्रिएट कर लिया जाता है। व्हेन ए बेली विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेप्ट ऑफ द बेलर अगेन बेल द गुड्स टू थर्ड पार्टी, किसी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो दैट इज सब बेलर। इसके एसेंशियल क्या क्या है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन, आप गुड्स का अधिकार दे रहे हो, नॉट ओनरशिप नहीं दे रहे हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसको आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, और गुड्स का रिटर्न होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ राइट्स दे रखे हैं, राइट्स को एक बार यहाँ पे अपने कंसिडरेशन में ले लेना। अब आ जाते हैं प्लेज। प्लेज क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, बेलमेंट की तरह ही है यहाँ पे। एंड द चीफ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है गुड्स को डिलीवरी करना, किस पर्पस से? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब एज अ कोलैटरल चीज़ों को आप दे रहे हो। लोन ले रखा है, लोन के बदले आपने दिया, ठीक है। तो इसमें पार्टीज होते हैं पावनी, जिसको प्लेजी बोलते हैं। पाउनर पार्टी दूसरा आ जाता है यहाँ पे, जिसको प्लेजर बोला जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस आने के बहुत ही कम चांसेस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहीं खत्म हुआ। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने दूसरे एक्ट की तरफ। बात कर लेते हैं अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। 1930 में आया था। कब आया था? 1 जुलाई को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द लॉ, यहीं से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2022 में पूछा था। कब आया था? 1 जुलाई 2000। ऑप्शन में ही नहीं था, क्वेश्चन ही गलत पुटअप कर दिया, तो ग्रेस मार्किंग सबको मिल गया था। तो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, भारत में जितने भी सामान बिकते हैं या खरीदे जाते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? सेल्स ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर आते हैं। इस एक्ट के अंदर टोटल 66 सेक्शंस हैं। इस लॉ से पहले, इस लॉ के आने से पहले जो भी प्रोविजंस हुआ करते थे सेल्स ऑफ गुड्स को लेकर, सामान को बेचने खरीदने को लेकर, ये सारी ही चीजें किस में आती थी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती थी। तो इसको कब एक्शन में लाया गया था? तो 1 जुलाई 1930 में लाया गया था। इसके अंदर क्या होने के चाहिए? तो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का यहाँ पे होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो गुड्स में होना चाहिए, मतलब आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो। अ प्राइस और मनी शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, प्राइस दोगे यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर, सेलर यहाँ पे गुड्स जो है बायर तक पहुंचाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और इसमें कंडीशन इन्वॉल्व होंगे। एंड जो अदर एसेंशियल्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तुमने पढ़ा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो 2 टर्म्स यहाँ पे मैं समझाता हूँ, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल की बात अगर यहाँ पे की जाए, सेल में क्या होता है? इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का। ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। इट क्रिएट्स राइट्स इन रेम फॉर बायर, बायर के पास अधिकार आ जाता है। और रिस्क भी साथ साथ, गुड्स हमने भेजा आपके पास तो गुड्स के रिस्क भी आपके पास जाएंगे। बायर्स के जो यहाँ पे जो गुड्स हैं वो भी मिलेंगे। सामान एक बार बेच दिया तो गुड्स आपको मिलने हैं। और डिलीवरी टू रिसीव इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर द पेमेंट ऑफ प्राइस। सेलर कैन यूज द प्राइस, सेलर कैन यूज फॉर प्राइस इफ नॉट बायर।
तो बेसिकली समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहता है। ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये फ्यूचर में होगा, ये प्रेजेंट में एग्जीक्यूट कर दिया गया, ये एग्जीक्यूटरी है। इट प्रोवाइड्स राइट इन पर्सोनम फॉर द बायर एंड सेलर्स। सेलर जो है ये स्यू कर सकता है किसको? बायर को, फॉर द डैमेजेस। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे कुछ कुछ दे रखे हैं, समझते हैं। बायर कौन है, इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। वो व्यक्ति जो कि एग्री करता है, खरीदता तो है ही, बाय करता है और एग्री टू बाय। ठीक है, बाय कर रहा है मतलब खरीद लिया, एग्री टू बाय फ्यूचर में करेंगे। बाय कर लिया मतलब एग्जीक्यूट अभी के अभी खरीद लिए, एग्री टू बाय फ्यूचर में करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटरी। तो ये बायर हो जाता है। डिलीवरी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में बोला गया, ये वॉलेंटरी ट्रांसफर है गुड्स का पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने गुड्स तुम्हारे तक ट्रांसफर कर दिया। डिलीवरी स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी ऐसे समझ लो, गुड्स जो है वो लॉजिस्टिक में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, निकलने वाला है यहां से वेयर हाउस से। गुड्स क्या होता है? कोई भी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दी एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और किसको छोड़ के? मनी को छोड़ के। इसके अंदर स्टॉक्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है यहां से क्वेश्चन। ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाते हैं, ग्रासेस भी आएंगे जो कि, और वैसे थिंग जो कि अटैच हैं लैंड से, तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेलर कौन है? तो वो व्यक्ति जो कि सामान बेचता है या एग्री करता है कि उसे वो बेचेगा। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है कि वो फ्यूचर डेट में बेचा जाएगा, मतलब वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। और सेल का मतलब क्या है कि वो बेसिकली अभी बिक जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक तो तुम समझ ही गए एग्रीमेंट टू सेल और सेल, बाय और एग्रीज टू बाय, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अनपेड सेलर की बात करें तो इसको सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है, जब पूरी प्राइस जो टेंडर की गई है, जो डिसाइड की गई है, वो पे ना किया जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग नाम देते हैं कि वो जो सेलर है वो अनपेड होता है। तो अनपेड सेलर के कुछ अधिकार होते हैं, तो उसके जो अधिकार हैं उसको दो भागों में बांटा गया। पहला, उसका जो अधिकार, पहला अधिकार है वो उसके गुड्स के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो उसका अधिकार है वो बायर्स के अगेंस्ट हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है लीन, गुड्स का अधिकार। दूसरा, वो ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है। तीसरा, उस गुड्स को रीसेल कर सकता है। बायर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेपिडिएट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्राइस के बदले उस पर केस फाइल किए जा सकते हैं। जो भी उसको नुकसान हुए सेलर को, उसके बदले केस किए जा सकते हैं, और उसके इंटरेस्ट जो बने उसके बदले उस पर केस किए जा सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। पहला क्या है? राइट्स टू हैव डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बायर का पहला अधिकार क्या होता है कि हमें गुड्स जो है डिलीवर किए जाए। मेरे पास ये भी अधिकार है कि मैं गुड्स के डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता हूं। तीसरा अधिकार क्या आ जाता है कि मैं चाहूं तो गुड्स को एग्जामिन भी कर सकता हूं। चौथा क्या है? अगर सेलर जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, कैंसिल करता है, तो उस पर भी हमारे पास अधिकार आ जाते हैं। और राइट टू नोटिस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की भी बात यहाँ पे हो सकती है। बायर्स के कुछ ड्यूटीज भी हो, राइट्स तो समझ लिया आपने क्या क्या अधिकार है कुछ, लेकिन आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। सबसे पहला है कि आप एक्सेप्ट करोगे गुड्स को और पे करोगे गुड्स के बदले। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है? ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, समझ पा रहे हो। तीसरा, डिमांड करोगे डिलीवरी एट अ रीजनेबल। तो यहाँ किसी वजह से फेस कैम काम करना बंद कर दिया, फिलहाल वॉइस ओवर से ही काम कर लो, मेरे कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटीज ऑफ बायर की। तो बायर का क्या अधिकार होता है कि गुड्स को एक्सेप्ट करोगे, आपको कब चाहिए गुड्स उस वक्त पे आप डिमांड कर सकते हो। गुड्स ट्रांजिट में डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस वक्त आप क्या कहते हैं, उसका भी आपको कभी ना कभी रिस्क लेना पड़ता है, और सेलर को आपको इन्फॉर्म करना होगा जब आप गुड्स को रिजेक्ट करते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्राइसेस भी पे करने होंगे, ये आपके ड्यूटीज में आ जाती हैं। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसके आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ जाते हैं। सेलर्स के भी कुछ वैसे ही ड्यूटीज हो जाते हैं और राइट्स हो जाते हैं। राइट्स की अगर बात की जाए टू रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स, उसका ये अधिकार होता है कि अगर उसने गुड्स को बेचा है तो उस गुड्स का उसे पैसा मिलेगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके गुड्स का उसको पैसा मिलेगा। टू रिसीव कंपनसेशन, अगर नुकसान हो जाता है अगर आप डिलीवरी नहीं लेते हो। टू रिसीव अ रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड द कस्टडी ऑफ गुड्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। फिर इसके कुछ राइट्स के साथ साथ, अच्छा राइट्स के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो कुछ अनपेड सेलर्स के राइट्स आ जाते हैं, जैसे राइट टू लीन। क्या बोला है? द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ देम जब तक उसको पेमेंट ना मिल जाए उस गुड्स का। मतलब
जब तक गुड्स का पेमेंट नहीं मिलेगा उस गुड्स का जो अधिकार है वो लीन ही रहेगा, मतलब सेलर के पास ही रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, पार्ट डिलीवरी की बात की गई है। जब यहाँ पे अनपेड सेलर जो है उसको गुड्स नहीं मिला है और वो पार्ट डिलीवरी करता है तो वो राइट टू लीन का एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकता है रिमेनिंग पार्ट्स पे। कुछ टुकड़े उसने आप तक पहुंचाए, बाकी के जो बचे टुकड़े थे वो अब आपको वो नहीं पहुंचाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं। फिर एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉक्टराइन, द डॉक्टराइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख लेना। लेट द बायर बी अवेयर, इसका ये मतलब होता है, पूछा जाता है जनरली एग्जाम में ये कंसेप्ट। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इस चीज को। लेट द बायर बी अवेयर, क्या बोला है ना, लेट द बायर बी अवेयर। इट मीन्स दैट द बायर जब गुड्स परचेज कर रहा है तो वो अपने तीसरी आंख और अपने कान को खुले रखेगा जिससे वो चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है। वैसे ही कैवेट वेंडेटर आता है, मतलब सेलर को भी बी अवेयर यहाँ पे रहना होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं गुड्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड। क्वेश्चंस बन सकते हैं, दीज आर द गुड्स जिसमें कि जो कि सेलर के द्वारा ओन किए जाते हैं जब वो सामान बिकने वाला होता है, मतलब जब आपको बेचना है वो गुड्स आपके पास हैं। तो गुड्स तीन प्रकार के हो सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स और एसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की अगर बात करें तो वैसे गुड्स जिसको कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स इसी ब्रांड का चाहिए। अनएसर्टेन गुड्स है, मतलब ये आपने अभी एसर्टेन नहीं करा है कि आपको गुड्स कैसा चाहिए, किस फीचर का चाहिए। जैसे फोन की अगर बात करूं तो आपको ये क्लियर आइडिया नहीं कि आपको भी कौन सा फोन लेना है। फिर एसर्टेन गुड्स की बात करें तो गुड्स आर आइडेंटिफाई पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर गुड का, इस ब्रांड का गुड्स चाहिए। फ्यूचर गुड्स की अगर बात करें तो दैट इज एग्जीक्यूटरी, जो कि फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये किस में आ जाता है, फ्यूचर गुड्स। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर बाय आफ्टर द पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और गुड्स जो है आपको बाद में मिलेगा। जिस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस वक्त जो है गुड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक फार्मर जो है ये एग्री करता है कि वो बायर को जो उसके गाय के द्वारा जो भी फ्यूचर में दूध प्रोड्यूस किए जाएंगे वो बेच देगा। ठीक। कंटिजेंट गुड्स की अगर बात की जाए तो कंटिजेंट गुड्स आर दोज गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। इसको हम लोग फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अलका यहाँ पे एग्री करती है विवेक को कि विवेक एक सर्टेन पेंटिंग ओनली इफ चेतन इट प्रेजेंट्स ओनर सेल इट टू हर। क्या अलका कहती है विवेक को कि मैं तुम्हें एक पेंटिंग दूंगी अगर चेतन मुझे वो पेंटिंग बेच देता है तो इसको हम लोग कंटिजेंट, ये जो पेंटिंग गुड्स है इसको कंटिजेंट गुड्स के अंदर मानते हैं और कह लो फ्यूचर गुड्स के अंदर इसको मानते हैं। मोड्स ऑफ डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव होता है। एक्चुअल जब गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर कर दे, सिंबॉलिक मतलब टोटल कंट्रोल आपको जो है मिल जाए ना, लेकिन डिलीवरी ना हो, जैसे वेयर हाउस का चाबी दे दिया। कंस्ट्रक्टिव गुड्स की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया कि गुड्स जो है ये आपके बिहाफ पे होल्ड कर लिए गए। फॉर एग्जांपल जब आप एक गुड्स खरीद रहे थे, एक गुड्स के आप पूरा बी से सामान खरीद रहे थे, तो जो जिस वेयर हाउस में बी ने अपना गुड्स रखा हुआ था, अब आप क्या कर रहे हो कि अब आपने गुड्स खरीद लिया सारा, लेकिन अभी भी आप उस गुड्स को उसी पर्टिकुलर वेयर हाउस में ही रख रहे हो, तो ये कंस्ट्रक्टिव के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है वारंटी का कंसेप्ट। वारंटी के कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो इसके बारे में बोला जाए तो वारंटी क्या है, एक स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है, कंडीशन होता है। कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है उसके लिए ये कोलैटरल होता है। अगर जो ब्रीच होती है तब आपको उसका क्लेम मिल जाता है डैमेज का, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं होता है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। तो वारंटी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक्सप्रेस वारंटी और इंप्लाइड वारंटी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयड वारंटी को और भी एक्सप्लेन किया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडीशन की अगर बात की जाए तो कंडीशन क्या है, कि स्टिपुलेटेड है, एसेंशियल है मेन पर्पस के कॉन्ट्रैक्ट का। अगर इसका जो ब्रीच होता है, इस कंडीशन का अगर ब्रीच होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, वारंटी क्या है, कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे रेपिडिएट भी किया जा सकता है। अब कंडीशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस कंडीशन और इंप्लाइड कंडीशंस। ठीक, तो ये सारी चीजें रही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इतनी सी ही कहानी थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट एक्ट पे, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चलो अब बात कर लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या मैं अभी बोल रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं समझेंगे। ये सारे जो हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888 के अंदर आते हैं। ये लॉ पूरे भारत में अप्लाई होता है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट को लेकर हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर हो, चेक्स को लेकर हो। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी, मतलब आप डिलीवर करके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड द वर्ड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू जो है राइट जो है किसी और व्यक्ति पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक बेसिक मीनिंग अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का देखा जाए तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि डिलीवरी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, चेक हो सकता है, जिसको कि पे किया जाएगा या तो ऑर्डर पे या तो बियरर पे, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं कि जो एक्ट है जो ये मेंशन करता है कि 3 काइंड के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और चेक्स हो सकते हैं। तो पहला आता है यहाँ पे ऑर्डर पे, पेबल टू ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऑर्डर पे, उसके ऑर्डर पे आप अगर किसी व्यक्ति को दे रहे हो तो ये पेबल टू ऑर्डर में आ जाएगा। पेबल टू बियरर मतलब उस पर किसी का नाम लिख रहे हो, लास्ट इंडोर्समेंट, इंडोर्स कर दे रहे हो, ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, जैसे कि डज ए नोट, बिल और चेक इन द फॉर्म पे टू ए और बियरर लिख दिया गया, पे ए बी और बियरर लिख दिया गया, आगे मतलब ट्रांसफ़र होता जाएगा, तो ये पेबल टू बियरर के अंदर आ जाता है। तो ये बेसिक सी बातें यहाँ पे हो गई। इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिटन में होगा और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिटन एंड साइंड बाय द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। मनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ये पे किया जाएगा लीगल टेंडर ऑफ मनी के द्वारा, मतलब जो मनी लीगल है, भारत में एक्सेप्टेबल है। नेगोशिएबिलिटी इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ सिंपल प्रोसेस। इसमें टाइटल दिया रहेगा। नोटिस की बात की जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे नोटिस देना ही होगा ट्रांसफ़र करने का, कुछ प्रिजम्पशंस मानकर चले जाते हैं, ठीक है, कि जैसे इसमें कंसिडरेशन होगा, एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी होती है और एविडेंस की भी चर्चा इसमें की जाती है। अब प्रॉमिसरी नोट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स तो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि पर्सनल प्रॉमिसरी नोट। दूसरा आता है कमर्शियल। पर्सनल क्या हो जाएगा, जब एक पर्टिकुलर लोन आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ले रहे हो। दाउ पीपुल अवॉइड लीगल राइटिंग्स व्हेन सीकिंग ए लोन फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पर्सनल प्रॉमिसरी नोट। जब आप कमर्शियल पर्पस के लिए लो, जैसे बैंक से आप ले रहे हो, लेंडर से आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो ये कमर्शियल में आ जाते हैं। रियल स्टेट की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कमर्शियल से ये मिलता जुलता होगा। अगर बोरोवर यहाँ पे डिफ़ॉल्टर बन जाता है तो जो भी पार्टी होगी उसके पास अधिकार होगा कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है। तो रियल स्टेट के केस में आप अपने बिल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ को एज अ कोलैटरल इस्तेमाल कर रहे होते हो। फिर इसमें एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रॉमिसरी नोट। तो 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। ड्रॉवर कौन व्यक्ति होता है, बोरोवर कह सकते हो या फिर डेटर कह सकते हो, जो कि प्रॉमिस करता है कि वो उस डेट को मनी लेंडर को पे करेगा, ठीक है। और ड्रॉई की अगर बात की जाए, ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसके फेवर में नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो इसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। और पेई जिसको लास्ट में अमाउंट पे होता है। अब पेई ड्रॉवर भी हो सकता है या कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट की अगर बात की जाए तो ये प्रिंटेड होगा, डिफाइंड अमाउंट होगा, साइन डॉक्यूमेंट, अनकंडीशनल, और इसके अंदर लीगल कंपोजिशंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे चेक्स का। चेक्स को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में और पढ़ लेना इसे। चेक क्या एक रिटन ऑर्डर है जो कि बैंक को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक मनी जो है किसी एक डेजिग्नेटेड पर्सन को या एक एंटिटी को आपको पे करना है। चेकबुक तुमने देख रखा होगा, जो चेक होता है उस पर टोटल अमाउंट लिखना होता है, साइन करना होता है और उसमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि मेरे इच्छा से ये किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो रहा है।
चेक टिपिकली इंक्लूड अकाउंट होल्डर्स नेम, पेईज नेम, कितना अमाउंट दे रहे हो, किस डेट को दे रहे हो, उस पर साइन आपका होना चाहिए। ठीक है, सारी बातें की गई होती हैं। तो चेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल, डेट, ड्रॉवर के बारे में, पेई के बारे में, कितना अमाउंट होगा, आपका सिग्नेचर रहना चाहिए, बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है इसमें क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या है, ये वो दो पैरेलल लाइन है जो कि आपको लेफ्ट कॉर्नर पे चेक के ड्रॉ करना होता है। ये इंडिकेट करता है कि आप इस चेक को डिपॉजिट कर सकते हो इनटू अ बैंक अकाउंट, कैन नॉट बी कैश्ड ओवर द काउंटर, काउंटर से आप कैश नहीं करवा सकते हो। चेक को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडोर्समेंट की बात की जाए तो अगर जो चेक है किसी थर्ड पार्टी को पे किया जा रहा है, जो पेई होगा वो इंडोर्स करेगा अपने चेक को, उस पर साइन करने की, और जो चेक होता है सर्टेन पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ चेक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टोटल 6 प्रकार के चेक होते हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक, ओपन चेक, पोस्ट डेटेड चेक और स्टेल चेक। बियरर चेक की बात की जाए तो बियरर चेक इज अ चेक दैट इज पेबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट इट टू द बैंक for the payment. It does not require any identification or endorsement from the payee and can be used by anyone जो कि जिसके पास इसका फिजिकल पोजीशन होता है। अगर मैं चेक लेके चला जाता हूँ तो मुझे पैसा मिल जाएगा, तुम लेके जा रहे हो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। दैट इज बियरर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या एंटिटी को वो चेक को ट्रांसफर करने की बात करे, उस अमाउंट को देने की बात करे, दैट इज ऑर्डर चेक। क्रॉस्ड चेक मैंने तुम्हें समझा ही दिया था कि ये कैश में पे नहीं किया जाता है, इसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। ओपन चेक की बात की जाए तो ओपन चेक इज अ चेक दैट डज नॉट हैव ए लाइन ऑन अ ड्रॉ, जिसपे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किया गया हो, टोटली वो क्या हो, ओपन हो। इसको इट कैन बी पेड इन कैश ओवर द काउंटर, काउंटर पे ये कैश में भी पे किया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक जो कि फ्यूचर डेट के लिए दिया गया हो, और स्टेल चेक क्या होता है कि चेक जो कि प्रेजेंट किया गया बैंक में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 6 महीने के बाद, ये बैंक के द्वारा ओनर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बैंक क्या बोलेगा, जाइए आप अपने ईश्वर को बोलिए कि एक नया चेक ला के दे। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, ये भी एक बार देख लेना। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स पे। इसमें पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है। पेमेंट डेट होगा, अमाउंट ऑफ पेमेंट रहता है, सिग्नेचर रहता है और एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ बिल्स को याद रखना। तो बिल्स होते हैं टोटल 6 प्रकार के। पहला आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल वो बिल है जब दो पार्टीज गुड्स और सर्विस में डील कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर करूँगा। बैंकर एक्सेप्टेंस। अ बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ टाइप ऑफ बिल दैट इज इशूड बाय अ बैंक। ये बिल जो है कौन इशू करती है, बैंक इशू करती है, और इसमें गारंटी दी जाती है कि जो बिल का अमाउंट है उसका आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक, फिर प्रोमिसरी नोट आ जाता है। आप पीछे तो हमने देख ही लिया, समझ लिया प्रॉपर कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है। अकोमोडेशन ऑफ बिल की बात की जाए तो इट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन दैट इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय पार्टी जिसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। और इनलैंड बिल जब विद इन द कंट्री हो, दैट इज इनलैंड बिल। ठीक, डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, जो कि जहाँ पे गुड्स का शिपमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पे वेरियस शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लगे, बिल्स ऑफ लेडिंग लगे, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगे, ये किस में आ जाता है, हमारा डॉक्यूमेंट्री बिल्स में। नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि तुमको कर लेना है, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक और टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, कितने प्रकार का होता है। क्रॉसिंग ऑफ चेक का कंसेप्ट देख लेना यहाँ पे एक बार, और इसके कितने टाइप्स होते हैं इसको भी एक बार देख लेना। 3 होते हैं, जनरल और स्पेशल। 2 प्रकार के इसके जो है क्रॉसिंग्स होते हैं। बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इतनी सी प्यारी सी कहानी थी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एग्जाम अच्छे से देकर आना। 3 सब्जेक्ट के मैंने रिवीजन सीरीज प्रोवाइड कर दी है। तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में यार पुटअप करना। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख कर आना।